आज के समय में जहां एक्टिव फंड मैनेजर्स स्ट्रगल करते हैं इंडेक्स फंड के ही नंबर को बीट करने के लिए, वहीं नालंदा कैपिटल के नंबर्स स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। ये डेटा देखिए, 75% से ज्यादा, मतलब हर 4 में से 3 लार्ज कैप फंड्स 10 साल के पीरियड में इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते। मतलब जिन फंड्स के लिए आप एक्स्ट्रा फीस देते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि वो टाइम के साथ आपके लिए अल्फा जनरेट करेंगे, वही फंड्स अक्सर सिंपल इंडेक्स फंड को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। अब दूसरी तरफ नालंदा कैपिटल को देखिए, सेम मार्केट, सेम टाइम पीरियड, लेकिन जहां निफ्टी 50 ने सिर्फ 12% के आसपास रिटर्न्स दिए, उसी टाइम पीरियड में नालंदा कैपिटल ने 20% के एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए। मतलब अगर आपने 2007 में 1 लाख निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो सिर्फ 6 लाख के आसपास बनते, लेकिन वही 1 लाख नालंदा कैपिटल के साथ 18 से 19 लाख तक पहुंच सकता था, यानी करीब 12 लाख का गैप, जो हम और आप जैसे आम इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जब मेरी रिसर्च टीम ने मुझे ये नंबर्स दिखाए तो आई मेड श्योर कि मैं खुद आप तक ये वीडियो ला सकूं, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती थी कि आखिर कौन से तरीके और कौन सी एनालिसिस है जो नालंदा ने अपनाई जिससे उन्हें ये रिजल्ट्स मिले। एज एन इन्वेस्टर मैं ये खुद समझना चाहती थी कि आखिर नालंदा कैपिटल बिजनेसेस को चूज कैसे करते हैं, अभी वो क्या बिजनेसेस होल्ड करते हैं, व्हाट दे आर सीइंग दैट अदर्स आर मिसिंग। आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ 5 फिल्टर्स लगाकर नालंदा पूरा गेम अपने फेवर में कर लेता है। वो 5 फिल्टर्स जो एज एन इन्वेस्टर मैं भी जानना चाहती थी। तो जब हमने इनके बिजनेस को लेयर बाय लेयर एनालाइज किया तो हमें समझ आया कि आंसर छुपा है इन हाउ दे ऑपरेट। सबसे पहले तो समझो कि नालंदा कैपिटल है क्या। नालंदा कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिन्होंने अपनी शुरुआत 2007 में की। वो एक हाईली फोकस्ड सेटअप के साथ काम करते हैं, छोटी सी टीम, लगभग 6 लोगों की, और एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। इनकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये ना स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ना ही मार्केट के शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागते फिरते हैं। इंस्टेड ये स्टॉक मार्केट को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं जहां वो कई बिजनेसेस ओन कर सकते हैं। Isn't this interesting? This shift in thinking drives everything they do. इनका फोकस होता है हाई क्वालिटी कंपनीज आइडेंटिफाई करने पर जिनके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने पर। फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग इनका गेम ही नहीं है। ये तब तक इन्वेस्टेड रहते हैं जब तक बिजनेस कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे। इस अप्रोच का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ उनकी सिलेक्टिविटी में दिखता है। इंसेप्शन के बाद से अब तक इन्होंने सिर्फ 39 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। 2007 से 12 के बीच ही इन्होंने अपना कोर पोर्टफोलियो सिर्फ 22 बिजनेसेस के साथ बिल्ड कर लिया था, 22, और उसके बाद एक्टिविटी काफी लिमिटेड रही है। इसका मतलब क्वांटिटी इन्वेस्टिंग के बजाय दे फोकस इन क्वालिटी इन्वेस्टिंग। लगभग 26,758 करोड़ के AUM के बावजूद इनके होल्डिंग पीरियड्स कई सालों तक स्ट्रेच होते हैं, अक्सर एक डिकेड के आसपास। और कई बार ये कॉन्शियसली कुछ नहीं करते क्योंकि इनके लिए पेशेंस भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये टिपिकली एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं कुछ ही बिजनेसेस में जहां उन्हें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, और फिर टाइम और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देते हैं। सरफेस पर यह अप्रोच शायद आपको सिंपल लग सकता है, लेकिन इसे डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना और हर मार्केट साइकिल में इस पे टिके रहना वही चीज है जो नालंदा कैपिटल को ट्रूली अलग बनाती है। अब जरूरी है कि हम इस अप्रोच के पीछे के दिमाग को समझें, क्योंकि नालंदा कैपिटल की सोच और फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा उन्हीं से निकल कर आता है। पुलक प्रसाद नालंदा कैपिटल के फाउंडर हैं और उनका बैकग्राउंड काफी हद तक एक्सप्लेन करता है कि फर्म आज कैसे ऑपरेट करती है। नालंदा शुरू करने से पहले उन्होंने 8 साल से ज्यादा टाइम वॉरबर्ग पिंकिस में स्पेंड किया, जहां वो MD और इंडिया के को-हेड थे। यहां उन्होंने कई बिजनेसेस के साथ बहुत फंडामेंटल लेवल पर काम किया। उससे पहले वो मैकेंजी एंड कंपनी के साथ इंडिया, साउथ अफ्रीका और US में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनीज को एडवाइस किया। और करियर की शुरुआत में वो यूनिलीवर में थे, जहां से उन्हें ऑपरेटिंग बिजनेसेस को अंदर से समझने का डायरेक्ट एक्सपोजर मिला। उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया और IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग डिग्री ली है। कोर में पुलक प्रसाद इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस ओनर के माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं, जो उनके सालों के एक्सपीरियंस से शेप हुआ है, जहां उन्होंने क्लोजली कंपनीज के साथ काम किया। उन्होंने अपनी थिंकिंग काफी डिटेल में अपनी बुक व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन में भी शेयर की है, जहां वो अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच के कोर प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम एग्जैक्टली इसी फिलॉसफी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि जब आप इस अप्रोच को समझ लेते हैं तब आपको क्लियरली दिखने लगता है कि नालंदा के आउटकम्स इतने अलग क्यों हैं।
फिलॉसफी जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इनकी होल्डिंग्स क्या है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 31 दिसंबर 2025 तक नालंदा के पोर्टफोलियो में लगभग 24 स्टॉक्स हैं, यानी पोर्टफोलियो काफी फोकस्ड है। ये होल्डिंग्स ध्यान से देख लो, क्योंकि इसी से हमें समझ आएगा कि ये फर्म कौन से फिल्टर्स लगाकर इन्वेस्ट करती है। दोस्तों, मार्केट में जो नालंदा का एज है वो बस इन्हीं 5 फिल्टर्स की वजह से है। ध्यान से सुनना। इनका सबसे पहला फिल्टर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ROCE, और यहाँ बार काफी हाई है। ये सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस पर फोकस करते हैं जो कंसिस्टेंटली 20% प्लस ROCE डिलीवर करते आए हैं ओवर लॉन्गर पीरियड्स। सिंपल टर्म्स में, अगर कोई कंपनी 100 लगाकर 20 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है साल दर साल, तो इसका मतलब है कि बिजनेस एफिशिएंट है और उसके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। ऐसी कंसिस्टेंसी यूजुअली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बिजनेसेस की तरफ सिग्नल करती है। इनका नेक्स्ट फिल्टर है रीजनेबल वैल्यूएशन। सिर्फ ग्रेट बिजनेसेस ढूंढना काफी नहीं होता, प्राइस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। नालंदा सिंपली अवॉइड्स ओवरपेइंग। ये टिपिकली तब एंट्री लेते हैं जब वैल्यूएशन रीजनेबल हो, अक्सर जब PE 20 के आसपास हो, मतलब क्वालिटी प्लस रीजनेबल प्राइस। ये हैं उनके पहले 2 फिल्टर्स। अब इनका तीसरा फिल्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिजनेसेस से दे डोंट एक्सपेक्ट स्टोरीज और आइडियाज, दे डायरेक्टली लुक फॉर मनी। जी हाँ, उनका सीधा बोलना है, पहले प्रॉफिट्स दिखाओ तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। ये आइडियाज, प्रोजेक्शंस या फ्यूचर प्रॉमिसेस पर इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें चाहिए रियल प्रॉफिट्स, रियल कैश फ्लोज, प्रूवन बिजनेस मॉडल। वो खुद कहते हैं कि गूगल जैसी कंपनी में भी ये अर्ली स्टेज में सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करते। ये वेट करते हैं जब तक बिजनेस एक्चुअल अर्निंग्स जनरेट ना करे, और वो भी रीजनेबल प्राइस पर मिले। फिल्टर नंबर 4, ये एक रूल को फॉलो करते हैं, हर चीज इन्वेस्टेबल नहीं होती। नालंदा कुछ बिजनेसेस से कॉन्शियसली दूर रहते हैं, स्पेशली कॉन्ग्लोमरेट से। क्यों? क्योंकि कैपिटल एलोकेशन कॉम्प्लेक्स होता है, मैनेजमेंट का फोकस डिवाइडेड होता है, रिटर्न्स का सोर्स समझना बहुत मुश्किल होता है। इसके बजाय ये प्रेफर करते हैं फोकस्ड सिंगल लाइन बिजनेसेस, जहां मैनेजमेंट डीपली इन्वॉल्व हो और अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो। फिल्टर नंबर 5, ये उनका सबसे क्रिटिकल फिल्टर है। नालंदा के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑप्शनल नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है। क्यों? क्योंकि नंबर्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, स्टोरीज पॉलिश की जा सकती हैं, लेकिन इंटीग्रिटी फेक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं देखते, बल्कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ बिहेवियर देखते हैं, पास्ट कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस भी देखते हैं। अगर यहाँ थोड़ा भी डाउट हो तो दे सिंपली वॉक अवे। इन सब फिल्टर्स को जोड़ने पर एक क्लियर पैटर्न दिखता है। नालंदा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, ये फोकस करते हैं मिस्टेक्स अवॉइड करने पर। प्रूवन बिजनेस, ऑनेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, फोकस्ड स्ट्रक्चर। सिर्फ जब ये सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तब इन्वेस्टमेंट कंसिडर होता है। ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस, नालंदा स्टिक्स टू वन मोर रूल। एक कंपनी में 10% से ज्यादा एलोकेशन नहीं एट द टाइम ऑफ एंट्री। मतलब अगर फंड 100 करोड़ का है तो मैक्स 10 करोड़ ही एक स्टॉक में लगेगा। इससे डाउनसाइड कंट्रोल रहता है अगर डिसीजन गलत भी हो जाए। लेकिन जब एक बार कन्विक्शन बन जाए और बिजनेस परफॉर्म करने लगे तो ये पोजीशन को ट्रिम या रीबैलेंस नहीं करते। अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 20 या 30 करोड़ भी बन जाए तो ये सिंपली उसे ग्रो होने देते हैं। कुछ केसेस में एक स्टॉक पोर्टफोलियो का 20 से 30% तक भी हो गया और वो इससे कंफर्टेबल होते हैं। रीजन सिंपल है, अगर बिजनेस सही है तो कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब क्यों करना। लेकिन फिर नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो आता है वो है कि उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचते भी हैं? सी, आइडियल वर्ल्ड में इनका होल्डिंग पीरियड फॉरएवर है, सिमिलर टू वॉरेन बुफे। लेकिन प्रैक्टिकली ये सिर्फ 3 सिचुएशंस में एग्जिट करते हैं। कंपनी एक्वायर हो जाए तब, मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन में सीरियस मिस्टेक करे, या फिर बिजनेस परमानेंटली डैमेज हो जाए। इवन उस लास्ट केस में भी ये तुरंत रिएक्ट नहीं करते। ये मल्टीपल क्वार्टर्स, कभी कभी सालों तक वेट करते हैं, तब जाके कंक्लूड करते हैं कि बिजनेस में वाकई फंडामेंटली कुछ टूट गया है। और जब ये एग्जिट करने का डिसीजन लेते हैं तो वो कंप्लीटली एग्जिट करते हैं। यहाँ पार्शियल सेलिंग या पोजीशन ट्रिम करने का कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे पुलक प्रसाद कहते हैं, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, या तो ये बिजनेस में फुली इन्वेस्टेड होते हैं या फिर पूरी तरह बाहर। और ये डिसिप्लिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड में भी क्लियरली दिखाई देता है। 2017 से अब तक इन्होंने लगभग सिर्फ 14 कंपनी से एग्जिट किया है, जो इतने लंबे टाइम पीरियड के हिसाब से काफी कम है। बेसिकली नालंदा हर ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते। अगर कोई चीज इनके फ्रेमवर्क में फिट नहीं होती तो ये उसे इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो बाद में मल्टी बैगर ही क्यों ना बन जाए। उनके लिए मिस्टेक्स अवॉइड करना इज बिगर दैन हर अपसाइड कैप्चर करना।
अगर एक लाइन में सम अप करें तो उनका अप्रोच काफी सिंपल है। एंट्री में डिसिप्लिन रखो और वंस इन्वेस्टेड कंपाउंडिंग को काम करने दो जब तक बिजनेस फंडामेंटली सही है। इनके पूरे थॉट प्रोसेस को समझने के बाद भाई आई वुड लाइक टू सी उनके इन्वेस्टमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड और ग्राउंड पर ये अप्रोच एक्चुअली कैसे प्ले आउट होता है। जब आप नालंदा कैपिटल के लास्ट 20 सालों के इन्वेस्टमेंट्स को देखते हो तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, ये सिर्फ गुड बिजनेसेस नहीं थे, ये एक्सेप्शनल कंपाउंडर्स रहे हैं। इन्फो एज, पेज इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स या हैवेल्स इंडिया, इन सब ने ओवर टाइम जो रिटर्न्स डिलीवर किए हैं वो सिर्फ डिसेंट नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिटर्न्स आए कैसे। ये स्टोरी मार्केट टाइमिंग की नहीं थी, ना ही परफेक्ट एंट्री एग्जिट की। ये स्टोरी है राइट बिजनेसेस को अर्ली आइडेंटिफाई करना और फिर उनके साथ पेशेंटली इन्वेस्टेड रहना। फॉर एग्जाम्पल इन्फो एज को देखिए, एक टाइम पर ये सिर्फ एक जॉब पोर्टल बिजनेस लगता था, लेकिन टाइम के साथ स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन जैसे जोमैटो में इन्वेस्टमेंट ने इसे एक मच बिगर प्लेटफॉर्म बना दिया। पेज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लो, कोई फ्लैशी या एक्साइटिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, पावरफुल ब्रांड, कंसिस्टेंटली हाई आरओसी, इन सब ने क्वाइटली सालों में मैसिव वैल्यू क्रिएट की। थर्मैक्स में भी जहां काफी इन्वेस्टर्स साइकिल्स पर फोकस करते हैं, नालंदा ने अप्रोच अलग रखी। उन्होंने शॉर्ट टर्म साइकिल्स इग्नोर करके बिजनेस क्वालिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स पर बेट लगाया और पेशेंस दिखाया। सीधी सी बात है, नालंदा उन बिजनेसेस को चूज करता है जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं और फिर उन्हें टाइम देता है कंपाउंड होने का। और इसी फिलॉसफी का एक रीसेंट एग्जांपल दिखता है 2026 में। जैन 2026 में नालंदा ने इंडिया मार्ट इंटरमेश में इन्वेस्टमेंट किया, 11 लाख शेयर्स खरीदे, एवरेज प्राइस 2110, टोटल इन्वेस्टमेंट 232 करोड़ का। नंबर्स चेक करो, आरओसी 34%, उनके 20% थ्रेशोल्ड से काफी ऊपर, पीई लगभग 20, रीजनेबल वैल्यूएशन। मतलब प्योरली नंबर्स के बेसिस पर भी ये उनके फ्रेमवर्क में परफेक्टली फिट बैठता है। लेकिन नालंदा सिर्फ नंबर्स नहीं देखता, बिजनेस नेचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स, ग्रोइंग एसएमई बेस, क्लियर मोनेटाइजेशन मॉडल। एक बार ऐसे बिजनेसेस स्केल अचीव कर लेते हैं, उन्हें डिसरप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप बोलोगे कि स्वाति ये तो सही है, जो नालंदा ने किया वही हम भी कर लेते हैं, पोर्टफोलियो कॉपी करो और खुश रहो। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। नालंदा कैपिटल ने जो एक्चुअली किया है और आज उनके जो पोर्टफोलियो में दिख रहा है वो दोनों काफी अलग चीजें हैं। उन्होंने अपने मेजर पोजीशंस 2007 से 2012 के बीच बिल्ड किए थे, एक ऐसा टाइम जब हाई क्वालिटी बिजनेसेस रिलेटिवली रीजनेबल वैल्यूएशंस पर मिल जाते थे, अक्सर 10-20x अर्निंग्स के रेंज में। और इस स्टार्टिंग पॉइंट ही उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है। आज सिचुएशन काफी डिफरेंट है। अगर आप उनके करंट पोर्टफोलियो को देखो तो वही बिजनेसेस अब काफी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। एवरेज पी 30+ के ऊपर है, जो उनके ओरिजिनल थ्रेशोल्ड से काफी ज्यादा है। साथ ही बिजनेसेस अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन उनका एवरेज 5 ईयर आरओसी लगभग 21% के आसपास है, जो सॉलिड है लेकिन एक्सेप्शनल नहीं है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर कोई आज नालंदा का पोर्टफोलियो रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है तो वो सेम जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पर एंटर नहीं कर रहा, वो इफेक्टिवली उन बिजनेसेस को 10-15 साल की कंपाउंडिंग के बाद बाय कर रहा है। नालंदा के रिटर्न सिर्फ बिजनेसेस ग्रोथ से नहीं आए, बल्कि अर्निंग ग्रोथ और साथ ही वैल्यूएशन री रेटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन था। आज वो री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब सिंपल है, जो नालंदा के लिए काम किया वो जरूरी नहीं है कि आज सेम रिजल्ट्स दे। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग निकलती है, ग्रेट बिजनेस हमेशा ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होते। अगर आप उसे ऐसे प्राइस पर खरीद रहे हो जहां फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो रिटर्न्स लिमिटेड हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि नालंदा कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करता है। हाई क्वालिटी बिजनेसेस पर फोकस, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और डिसिप्लिन अप्रोच टू बाइंग, होल्डिंग और एग्जिटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये भी समझा कि उनके रिटर्न्स एक्चुअली ड्राइव किस चीज से होते हैं और क्यों सिर्फ उनका पोर्टफोलियो कॉपी करना काफी नहीं है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जो इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.